सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हमेशा की तरह ही प्रश्नों के उत्तर लिखे गए हैं, लेकिन उनको जानने के लिए आपको इस पूरी वर्कशीट को देखना पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है, ये ली गई है पाठ कृषि से, जो कि आपकी किताब भूगोल का पाठ नंबर 4 है। हमेशा से ही हम पढ़ते सुनते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और हमने पिछली वर्कशीट्स में ये भी तो पढ़ा है कि भारत में ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं। ये कृषि कई प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ प्रकार आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो ये हैं कृषि के प्रकार। पहला प्रकार है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। नाम से ही समझ में आता है, प्रारंभिक का मतलब जो पहले से चला आ रहा है, जीविका मतलब अपने लिए, अपने भरण पोषण के लिए, निर्वाह का मतलब भी यही कि अपने भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है, अपने जीवन और भरण पोषण के लिए जो कृषि की जाती है उसे हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसके नाम में ही इसकी पूरी विशेषताएं भी छिपी हुई हैं। तो देखें इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है यह भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। और हम सब जानते हैं कि भारत के ज़्यादातर किसानों के पास ज़मीन का छोटा ही टुकड़ा होता है, क्योंकि वो गरीब किसान होते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि यह प्राचीन औजारों जैसे कुदाली, हंसिया, खुरपा आदि तथा परिवार के सदस्यों के साथ की जाती है। क्योंकि इसका नाम में ही प्रारंभिक आता है, इसलिए यह पुराने तरीके से की जाती है और ज़्यादातर जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं उनकी सहायता से ये कृषि की जाती है। फिर तीसरी विशेषता है कि इसमें किसान वर्षा और मृदा की उर्वरता पर निर्भर करते हैं। यानी सिंचाई के साधन तो हो ही नहीं पाते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, इसलिए वो वर्षा पर निर्भर करते हैं। और मृदा की उर्वरता का मतलब है कि जैसी मिट्टी, अगर मिट्टी उपजाऊ होगी तो उनकी फसल अच्छी होगी, वरना वो फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रकार पर, जिसका नाम है गहन जीविका कृषि। कि ये भी अपने जीवन यापन के लिए ही की जाती है, लेकिन ये वहाँ की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव ज़्यादा होता है। इसलिए वो लोग अपने अपने ज़मीन के टुकड़े को मिलाकर एक बड़ा खेत बना लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता भी यही है कि यह एक बड़े फार्म पर की जाती है। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि जब ज़मीन का टुकड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसमें आधुनिक मशीनों, उच्च उत्पादकता वाले बीज जैसे HYV बीज होते हैं, रासायनिक खाद और कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है, ताकि फसल से पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तीसरी विशेषता यह है कि इसमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नलकूपों का प्रयोग किया जाता है, यानी पंप सेट का प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, और वर्षा पर इनकी निर्भरता नहीं होती। कृषि का तीसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, वाणिज्यिक कृषि मतलब जो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। जो पहली दोनों कृषि के प्रकार थे वो अपने जीवन यापन और भरण पोषण के लिए थे, और साथ साथ जो बच जाता है उसको बाज़ार में भी बेच सकते हैं। लेकिन ये जो तीसरे प्रकार की कृषि है, इसमें केवल और केवल ये व्यापार करने के लिए ही की जाती है। तो चलिए जानते हैं इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है कि इस प्रकार की कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए आधुनिक बीजों, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फिर एक और प्रकार की कृषि होती है रोपण कृषि, जो कि इसी वाणिज्यिक कृषि का ही एक पार्ट है। तो रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी पूंजी व श्रमिकों की सहायता से कृषि के एक बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है। यानी पूरे खेत में एक ही प्रकार की फसल बोई जाएगी और वो पूरी की पूरी बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से ही की जाएगी। इसकी तीसरी विशेषता है कि जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला आदि रोपण कृषि हैं।
यह कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करता है, यानी एक तरह से ये कच्चा माल का उत्पादन करते हैं जो कि फिर उद्योगों में जाके प्रोसेस होके फाइनल प्रोडक्ट इनका बनता है जो रेडी टू यूज़ होता है। चलिए अब चलते हैं शस्य प्रारूप यानी फसलों की ऋतु पर चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर मौसम में हर प्रकार की फसल नहीं बोई जा सकती, इसलिए फसलों को उगाने का भी एक मौसम होता है, एक ऋतु होती है। तो जानते हैं उसके बारे में और समझते हैं। तो फसलों की 3 ऋतुएं होती हैं। पहले को कहते हैं रबी की फसल, दूसरी ऋतु है खरीफ की फसल और तीसरी ऋतु का नाम है जायद। रबी ऋतु की फसल कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, ये जानते हैं। इसकी पहली जो बात है, पहली विशेषता वो ये है कि ये फसल शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है और अप्रैल से जून के बीच में काट ली जाती है। दूसरी विशेषता ये है कि इसके उदाहरण क्या हैं, गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों प्रमुख रबी फसलें हैं। और तीसरी विशेषता ये है कि उत्तर व उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। फिर खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आने पर तो बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर के बीच में वो काट ली जाती है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसके उदाहरण क्या हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसलें हैं। और इसकी तीसरी बात क्या है कि चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में की जाती है। इन 2 ऋतुओं के अलावा एक ऋतु और होती है जिसे हम जायद कहते हैं। यह रबी और खरीफ फसलों के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है और जितने भी पानी वाले जो फल सब्जी होते हैं ना, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि, ये प्रमुख जायद फसलें होती हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, अपने घरों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख रबी, खरीफ और जायद फसलों की सूची बनाइए। तो ये है इसका उत्तर। घरों में उपयोग की जाने वाली रबी की फसल के उदाहरण हैं गेहूं, चना और मटर। खरीफ की फसल के उदाहरण हैं चावल, अरहर, मूंग और उड़द की दाल। जायद के उदाहरण हैं खरबूजा, तरबूज और खीरा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखिए। उत्तर है, घरों में उपयोग की जाने वाली रोपण कृषि से संबंधित 3 फसलें हैं चाय, कॉफ़ी और केला। कुछ और भी हो सकते हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। गहन कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है यह बड़े फार्म पर की जाती है। दूसरी विशेषता है इसमें आधुनिक मशीनों, उच्च उत्पादकता वाले बीजों, रासायनिक खाद व कीटनाशक आदि का उपयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता है इसमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नलकूपों का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। भारत में खेती एक जुआ है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। इसका उत्तर मेरा सिर्फ एक सुझाव है, आप चाहें तो अपने सुझाव या अपना उत्तर खुद भी लिख सकते हैं। भारत में खेती वास्तव में एक जुआ है, मैं इस कथन से बिल्कुल सहमत हूँ। पहला तर्क हो सकता है कि एक किसान कई बार बड़ी मेहनत से खेतों में काम करता है, बीज बोता है, खेत जोतता है, लेकिन किन्हीं कारणों से जैसे अच्छी बारिश का ना होना या फसल में कीड़ा लगने आदि से फसल खराब हो जाती है तो उसकी मेहनत बेकार हो जाती है। दूसरा तर्क ये हो सकता है कि कई बार किसान पैसा उधार लेकर जैसे तैसे फसल उगाता है, खेती करता है, लेकिन उसे उसकी फसल की उचित दाम ना मिलने के कारण उसे नुकसान हो जाता है, तो ये भी एक तरीके से जुआ ही हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में खेती एक जुआ है। तो ये थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इसी तरह मेरे साथ वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान व मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।